मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल का, जिसमें आपने 12 इलस्ट्रेशन तक कर लिया है और अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 9, इलस्ट्रेशन 13। देखिए पेज नंबर 9.27 +1 अकाउंट्स का। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में, देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहली एंट्री है, कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग्स, और लिखा हुआ है पेड इनटू द बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। सबसे पहली जो एंट्री है उसमें लिखा हुआ है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी कि देखो बैंक में अलग अलग अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इस तरीके के अकाउंट होते हैं। आपने अपने बिजनेस में क्या है, एक करंट अकाउंट खुलवाने के लिए पेड किया। पे का मतलब हो गया आपने कैश दिया, तो कैश पेड हो गया, एक तरह का कैश साइलेंट है यहाँ पर। तो ये आपका एक रियल अकाउंट हो गया। जब पेड हो गया इसका मतलब है आपने पे कर दिया, ठीक है। इनटू बैंक, बैंक में आपने पे किया फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, यानी कि बैंक में एक अकाउंट खुलवाने के लिए। इसका मतलब पैसा कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। क्लियर है, पैसा कहाँ चला गया, बैंक में। तो बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है, और जो आपने कैश पे किया है वो आपका एक रियल अकाउंट है। तो आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं रियल का रूल लगाता हूँ। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू कैश, ठीक है। जो ये अमाउंट है वो है 25,000 का, 25K का, 25,000 उसने जमा कराए हैं। तो हमारे पास से चला गया कैश, लेकिन रिसीवर कौन है, बैंक एक रिसीवर है। इस बात का ध्यान रखना है, आपने अपने आप को हर ट्रांजैक्शन में एक बिजनेस मान के चलना है। तो बैंक एक रिसीवर है, तो हमारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर 25K। आप दोनों में से कोई भी रूल लगा करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी 1 मार्च की एंट्री थी। इसके बाद मैं आपको एंट्री 5 मार्च की करके बता रहा हूँ, साथ साथ डेट वाइज गिवन है जैसे जैसे। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, जो नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स को खरीदा है और पेमेंट कैसे करी है, चेक के थ्रू करी है। अब एक बात आपको पता है, गुड्स परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। जब भी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं परचेज, आपका एक्सपेंस है नॉमिनल, तो आप एक्सपेंस को उसके नाम से डेबिट करते हैं, तो आप परचेज को डेबिट कर देंगे। और पेमेंट आपने कैसे करी है, चेक से करी है, यानी कि पेमेंट कहाँ से गया, बैंक के थ्रू गया। और बैंक आपका एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, आपने कैश में पे नहीं किया है। तो यहाँ पर है नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज उसके नाम से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर गिवर कौन है, बैंक ने पेमेंट करी है हमारी तरफ से, तो बैंक एक गिवर हो गया, तो क्रेडिट द गिवर। क्योंकि रिसीवर का रूल है नहीं है, रूल अवेलेबल नहीं है। इसने कितने का गुड्स परचेज किया है, 10K, यानी कि 10,000 रुपये का। इसके बाद मैं जा रहा हूँ एंट्री नंबर 8 की तरफ। ये क्या है, कैश सेल्स 40,000, 40,000 का इसने कैश सेल किया है। ध्यान से समझना, अगर अकेला कैश सेल लिखा होता तो मैं लिखता कैश एक रियल अकाउंट है, सेल एक नॉमिनल अकाउंट है। सेल आपकी इनकम है और कैश आपका रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम। लेकिन आगे इसने और लिखा हुआ है, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000, 30K लिख दिया मैंने। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि आपने सेम डे में ही जमा करवाया है। 40,000 की गुड्स सेल की थी आपने, उसमें से 30,000 को आपने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, यानी कि सेम डे में हो गया बैंक में जमा। तो आपका ये एक तरफ से जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू गया,
और 10,000 आपने अपने पास क्या रख लिया, कैश में रख लिया। ठीक है, 10,000 आपने कैश में रख लिया और 30,000 आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो लिखा हुआ है सेल्स, जो पैसा आया है सेल्स तो हमारे को पता है क्रेडिट हो जाएगा सीधा सीधा टू सेल। हमारी सेल कितने की हुई, 40,000 की हुई। इनमें से आपके पास कैश कितना रह गया, 10,000 का, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10 के और 30 के आपने बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक आपका एक पर्सनल अकाउंट है, सेम डे में हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि उसी दिन बैंक में सीधा गया है। तो अलग अलग करने की एंट्री जरूरत नहीं है, इकट्ठी लिख देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि एक रियल अकाउंट हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। तीनों ही रूल यहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद जा रहा हूँ मैं एंट्री नंबर 10 की तरफ। 10 तारीख की डेट है, यहाँ लिखा हुआ है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। आपने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करा है, पैसा निकाला है। यहाँ पर बैंक वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने वो कैश में निकाला है 5,000 रुपीज। तो आप क्या लिखेंगे, आपने ड्राइंग की है। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग होती है, और ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। आपने कैश निकाला है तो आप लिखेंगे कैश कितना, 5 के, यानी कि 5,000 रुपीज। फिर हम चलते हैं एंट्री नंबर 12 की तरफ। इसी एंट्री को उसने थोड़ा सा और आगे समझाया है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए उसने 4,000 रुपीज निकाले हैं। अब की बार कहाँ से निकाले हैं, बैंक से। तो जब उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने अपने बिजनेस से निकाले थे, लेकिन यहाँ उसने बैंक से निकाला है, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और प्राइवेट यूज के लिए जब भी कोई पैसा निकाला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है यहाँ पर, बैंक है, तो टू बैंक लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 4K का। 12 के बाद हम चलते हैं 15 तारीख की तरफ। यहाँ दिया हुआ विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना है, 12K, 12,000 रुपए उसने विड्रॉन है। यहाँ पर उसने कहीं भी पर्सनल यूज नहीं लिखा है। देखो इन तीनों में फर्क बता रहा है। पहला लिखा हुआ है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, कहीं कुछ नहीं कह रखा कहाँ से निकाला है, तो हमें पता है बिजनेस से निकाला है। यहाँ भी उसने प्राइवेट यूज के नहीं निकाला, लेकिन वो बैंक से निकाला। यहाँ उसने निकाला बैंक से, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि प्राइवेट यूज है। तो ये हमने सिंपल बैंक से ट्रांजैक्शन करी है, यानी कि बैंक एक पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया और हमने निकाला है, तो बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया। लेकिन यहाँ प्राइवेट यूज नहीं है, तो हम लिखेंगे रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश एक रियल अकाउंट आपको पता है, तो आप डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट 12K, और गिवन कौन है, बैंक है, तो अब क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितना अमाउंट है, 12K का। क्लियर। आगे चलते हैं 20 तारीख की तरफ। लिखा हुआ है प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक by transferring from current account, by transferring from current account 20,000। देखिए आपको मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप इस प्रकार की एंट्री करेंगे, देखो फिक्स डिपॉजिट मैंने आपको शुरू से बताया था, इसकी पहली एंट्री थी। करंट अकाउंट आपका एक अलग अकाउंट होता है, बैंक में अलग अलग अकाउंट खुलवाने के नाम दिए हुए हैं। करंट अकाउंट वो होता है जो बिजनेसमैन खुलवाता है,
सेविंग अकाउंट वो होता है जो हम जैसे सभी लोगों के पैसे अकाउंट में जो जमा है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। एक होता है सैलरी अकाउंट, जो नौकरी करने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी उसमें आती है उसे हम सैलरी अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो अभी इसने बताया है कि प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन खुलवाता है, उसने अपने करंट अकाउंट से पैसा निकलवा करके एक नया अकाउंट का नाम है फिक्स डिपॉजिट में क्या कर दिया, जमा कर दिया। क्लियर। तो एफडी एक अलग अकाउंट है, करंट अकाउंट एक अलग अकाउंट है। अब इन चारों के बारे में एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। जो आप लोग सभी लोग कोई भी खुलवाता है, स्टूडेंट है या कोई भी, सेविंग अकाउंट बोलते हैं जिससे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत कम ब्याज मिलता है, लगभग 4% साल का, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराएंगे तो आपको 1 लाख का 4% यानी कि 4,000 रुपये साल का मिलेगा। दूसरा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसका कारण ये है कि बिजनेसमैन रोज ट्रांजैक्शन करता रहता है, हो सकता है कभी उसके अकाउंट में बैलेंस हो और कभी उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो, तो इस तरह के अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है। तीसरा अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स, जो एक फिक्स टाइम के लिए, इसे हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, जो एक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए या एक परमानेंट टाइम के लिए बैंक के पास जमा हो गया है और बैंक इसको लंबे समय तक यूज कर सकता है, इसलिए बैंक इस तरह के डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देता है। इस समय हर बैंकों का लगभग अलग अलग है। कोटक बैंक लगभग 6% देता है, HDFC बैंक लगभग 6.5% देता है। सबसे ज़्यादा इनको पोस्ट ऑफिस में मिलता है जो कि लगभग 7.5% से लेकर के 8.5% तक होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके फिक्स डिपॉजिट। और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो और भी ज़्यादा ब्याज देते हैं, ऐसे बैंक्स हैं। तो ये वो डिपॉजिट्स हैं। अब उसने क्या किया, अपने करंट अकाउंट से कहाँ चला गया, फिक्स की तरफ चला गया। तो हम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट एक नाम है, तो इसको नाम यहाँ क्लियरली हम ये लिखेंगे, केवल इस अकाउंट से इस अकाउंट की तरफ गया है, यानी कि करंट अकाउंट तो हमारे बैंक से पैसा निकला है, लेकिन ये कौन से अकाउंट में गया है, फिक्स डिपॉजिट में। तो हम यहाँ पर एक नाम लिखेंगे कि हमने एक फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू। आपका पैसा कहाँ से गया है, बैंक से गया है, तो बैंक के गिवर है, लेकिन उस बैंक ने एक फिक्स टाइम के लिए पैसा एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट टू बैंक। पैसा कितना दिया, 20K का। क्लियर। तो इस तरीके से आप एंट्री को करेंगे और आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि आपकी एक, जिसका नाम दिया हुआ है ओपनिंग एंट्री। क्या नाम दिया हुआ है उसका, ओपनिंग एंट्री। अभी आपको करके बताते हैं। पहले ओपनिंग एंट्री क्या होती है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 से पहले दिया हुआ है ओपनिंग एंट्री। देखिए आपको ये पता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल का होता है। जैसे ही 1 साल पूरा हो जाता है तो 1 साल के एंड होने पर ऐसा नहीं है कि आपका कैश खत्म हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपकी एसेट या लायबिलिटी सब खत्म हो जाएंगी। जी नहीं, वो अगले साल में क्या हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ एंट्रीज गिवन होंगी, हमें उसकी एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो आप किस तरीके से पास करेंगे, उसको करवाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले पढ़ा है शुरू के अंदर ही, आपका फंडामेंटल लॉ यही कहता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ठीक है। यानी कि आपका एसेट का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होता है। मान लीजिए अगर आपके पास एसेट गिवन है 2 लाख रुपए की और कैपिटल गिवन है आपके पास 1,70,000 की, तो आपकी लायबिलिटी अगर गिवन नहीं है तो आप ये बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लायबिलिटी को निकालने के लिए आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इसमें 30,000 का अमाउंट प्लस कर दूंगा तो आपका ये बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपके पास लायबिलिटी गिवन है और कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपसे। मान लीजिए आपका जो एसेट का बैलेंस है वो है 1 लाख रुपीस और कैपिटल का जो बैलेंस है वो है मान लीजिए 60,000। सॉरी, कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, लायबिलिटी आपकी जो रखी है
40,000 की, लेकिन कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, तो आप मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं कि जब इन दोनों को बैलेंस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे को इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे करने पड़ेंगे। हम या तो कैपिटल मिसिंग होगा या लायबिलिटी, या हो सकता है एसेट के अंदर कुछ पार्ट मिसिंग हो, ये भी हो सकता है। जो थर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों का बैलेंस गिवन है। मान लीजिए कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 1,40,000 और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है सपोज कर लो 60,000, तो टोटल अमाउंट आपके पास 2 लाख का हो गया। लेकिन आपके पास एसेट का बैलेंस भी गिवन है, और जो एसेट का बैलेंस है वो दिखा रहा है टोटल में 1,90,000, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो इस केस के अंदर आपके पास यहाँ जो मिसिंग फिगर का अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे, कि इतनी फर्म की क्या है, गुडविल है। ठीक है, फर्म के पास इतनी प्रॉपर्टी है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका किसका अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट है। तो आप इस तरीके से मिसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन के छठे चैप्टर में भी किया था और 7th में भी पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको ये याद दिलाता हूँ कि आपकी किस चीज़ का बैलेंस क्या होता है। देखो, जितनी भी आपकी एसेट होती हैं, आपको ये मालूम है कि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्लियर। और एसेट जब भी इंक्रीज होती है तब भी वो क्या होती है, डेबिट ही होती है। जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। और एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो वो भी आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है, मान लीजिए आपके पास 2 मशीनरी थी, आपने एक मशीनरी और परचेज कर लिया तो आपकी एसेट इंक्रीज हो गई। आपके पास 2 फर्नीचर थे, एक फर्नीचर और परचेज कर लिया तो आपका फर्नीचर यानी कि एसेट इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों ही क्या होती हैं, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एसेट को सेल किया है तो डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, आपकी जितनी भी लायबिलिटी है और आपका कैपिटल है, इनका बैलेंस हमेशा ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसका बैलेंस क्रेडिट में जाता है, और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो उसका बैलेंस डेबिट में जाता है। क्लियर। लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक का लोन, ठीक है, ये सभी लायबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट में हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ और आप इनको बड़े अच्छे से समझ भी लीजिए, क्योंकि इनके बिना आप अकाउंट्स को जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। हालांकि ये सभी आपने 2nd चैप्टर में और 6th चैप्टर में कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ओपनिंग एंट्री के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक था। उनसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। ओपनिंग एंट्री को मैं यहाँ करा देता हूँ, बुक के अंदर देखिए आप डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कहता है द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2018। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 से पहले वाला है ये। ठीक है, 13 के बाद है। इसको एक ओपनिंग एंट्री के एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है, पेज नंबर 9.28 पिछले साल की बुक में, यानी कि 2019 वाली बुक में। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को गोपाल की बुक्स में ये बैलेंस दिखा रहा है। सबसे पहले आपको ओपनिंग एंट्री गिवन है, आपको इस ओपनिंग एंट्री को लिखना है। देखिए मैंने अभी बताया है, यहाँ इसने एसेट लिखा हुआ है और नीचे लायबिलिटी लिखा हुआ है। ये पिछले साल का बैलेंस है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन की हेडिंग में हमारे को पता लग गया कि द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को ही गोपाल की बुक्स में ये एंट्री दिखाई दी, जिसमें कि एसेट का बैलेंस कैश में 18,000 है। आपको पता है कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। आप नीचे देख सकते हैं, इसने लिख के बता रखा है कैश 8,000 का बैलेंस, बैंक बैलेंस आपका 20,000, स्टॉक 54,000, ये सभी एसेट है, इनका बैलेंस डेबिट होता है। डेटर
47,000, ठीक है। डेटर यहाँ 47,000 के बाद ब्रैकेट में दिखा रखे हैं, 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अशोक, पवन और विवेक, यानी कि ये सभी बिजनेस के डेटर्स हैं जिन लोगों ने बिजनेस को पैसा देना है। ये टोटल जब मैं इन तीनों का करूँगा तो 47 बनेगा। तो हम इन्होंने तीनों को अलग अलग लिख के दिखा दिया कि अशोक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, इस बंदे से पैसे लेने हैं, तो अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000, ये सभी क्या हैं, हमारे डेटर्स हैं। मशीनरी हमारे पास 60,000 की है। क्लियर। अभी मैं बस यहाँ तक इसका बैलेंस क्लियर हो गया। अब लायबिलिटी का बैलेंस है। लायबिलिटी का बैलेंस आपको पता है हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए नीचे लिखूंगा। गुडविल की तरफ आप मत ध्यान देना अभी, क्योंकि जब दोनों का बैलेंस किया जाएगा तब डिफरेंस को देखा जाएगा। लायबिलिटी में क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, 20,000 देख सकते हैं। क्रेडिटर 3 है हमारे, चमनलाल, ओमपाल, 2 है सॉरी, चमनलाल और ओमपाल, इन दोनों से टोटल 20,000 लेना है। तो उन्होंने इसका अलग अलग नाम लिख दिया, चमनपाल 7,000 एंड ओमपाल 13,000। और जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 2 लाख, यानी कि आपको ये पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। हमारे पास यहाँ कैपिटल और लायबिलिटी का दोनों का बैलेंस गिवन है। इसमें आपकी कैपिटल 2 लाख रुपए की दे रखी है और लायबिलिटी आपको 20,000 की दे रखी है, तो ये टोटल बनता है 2,20,000 रुपये। लेकिन जब मैं सभी एसेट का टोटल करता हूँ तो ये जो अमाउंट है ये बनता है 1,89,000। तो एसेट का टोटल अमाउंट आता है 1,89,000। तो मैंने अभी आपको पीछे वाली वीडियो में बताया भी है, जब आपके पास ऐसा हो तो जो आपका मिसिंग फिगर आएगा वो गुडविल का अमाउंट आएगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 31,000 का वो गुडविल हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ करके भी बता रखा है कि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 2,20,000 लेस टोटल ऑफ एसेट साइड 1,89,000 एंड द डिफरेंस बिटवीन in these is goodwill. Clear? The amount of goodwill is 31,000। तो ये आपकी पहली ओपनिंग एंट्री होगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन करके बता रखा होगा। क्लियर। तो इसी तरीके का मैं एक और इलस्ट्रेशन आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी दिखाता हूँ, आप इसमें कैसे करेंगे देखते जाइएगा। कहता है द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को विशाल स्टोर्स का बैलेंस दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग एंट्री आपको गिवन है, एसेट और लायबिलिटी है, और इसके बाद ये सारी की सारी क्या है, ट्रांजैक्शन दिखा रखी हैं। लेकिन पहले हमें ओपनिंग एंट्री को सॉल्व करना है। तो ओपनिंग एंट्री को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है कि एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। मैं इसे लिख लेता हूँ, एक बार एक कागज पे आपको लिख के दिखाता हूँ साथ साथ, देखिएगा। एसेट में सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस है, चेक कीजिए 15,000, बैंक का बैलेंस है 5,000 और स्टॉक का बैलेंस है आपके पास 40,000 का, फर्नीचर 3,600, डेटर 24,000। ये सभी क्या हो जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। जब मैंने एसेट साइड का टोटल किया तो इनका जो टोटल अमाउंट आता है 15,000 प्लस 5 20, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस फर्नीचर आपका आ गया 3,000 6,000 का, यानी कि 63,600 और प्लस 24,000, तो आपका 87,600 का आपका क्या बन गया, टोटल एसेट साइड बन गया। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने करके नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ। आपकी जो एसेट का टोटल बैलेंस आ गया 87,600 का, और आपके पास लायबिलिटी में बैंक लोन गिवन है और क्रेडिटर गिवन है। ये दोनों ही क्या है, लायबिलिटी हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है। जब आप एसेट के टोटल में से इस लायबिलिटी के टोटल को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, और जो मिसिंग फिगर का अमाउंट होगा वो आपका आएगा 65,100 का। क्लियर। और उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन सेम है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको शायद ओपनिंग एंट्री क्लियर हो गई होगी। अब ओपनिंग एंट्री के बाद आपको एक एंट्री और ट्रांजेक्शन और है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका आता है बैड डेट्स। देखिए यहाँ आपको बैड डेट्स दे रखा है। बैड डेट्स के बारे में आपको बता दूं पहले क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया। जब भी आप कभी भी अपनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सामने वाले बंदे से जो आपने पैसे लेने होते हैं
वो आपका बन जाता है डेटर। क्लियर। अगर उस डेटर से, ठीक है, हम पैसे मांगे और वो पैसा हमारे को दे दे, ठीक है, लेकिन पूरा पैसा ना दे, ठीक है, तो जो पैसा हमारे को नहीं मिलता है, यानी कि वो देने से मना कर देता है, नहीं देता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बैड डेट्स बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर पैसा देते भी नहीं है और हाँ करते रहते हैं, देते हैं, देंगे देंगे, लेकिन वो आता नहीं है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, बैड डेट्स मान लेते हैं। अमूमन क्या होता है, दुकानदार को भी पता होता है कि जब हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं और अगर वो पैसा नहीं देता है, उसे पता होता है कि कौन सा कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो वो उसको बैड डेट्स में क्या कर देता है, डाल देता है। क्लियर। इसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आपके लिए एक प्रकार का लॉस हो गया, या आप इसे एक्सपेंस भी बोल सकते हैं कि आपके लिए एक तरह का लॉस हो गया, ठीक है। और बैड डेट्स की जो नेचर होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट की। क्लियर। जैसे इसने यहाँ एग्जांपल लेके बताया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 से पहले बैड डेट्स के बारे में बताया हुआ है। देखिए, रवि who owed us $10,000 is declared insolvent. रवि एक पर्सन था जिसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया एंड 30 पैसा इन ए रुपए इज रिसीव्ड। और उससे 30 पैसा इन ए रुपी, यानी कि 1 रुपये में से 30 पैसे मिले हैं, ठीक है। मतलब मुझे एक बंदे से 1 रुपया लेना था और उसने 1 रुपये में से मुझे 30 पैसा दिया है। सपोज करो अगर मुझे उससे 100 रुपये लेने होते तो मुझे उससे कितना मिला, केवल 30 रुपीज़ ही मिले हैं, यानी कि 30% पैसा ही मुझे मिला है, ठीक है। और अगर मुझे 10,000 रुपये लेने हैं तो 10,000 का 30% आपको पता है कितना हो गया, 3,000 रुपीज़ मिल गया। और बाकी, ठीक है, बाकी पैसा क्या हो गया, डूब गया, यानी कि बैड डेट्स में चला गया। कहता है रवि हु ओड अस, ओड का मतलब हो गया लाइबल। रवि हु लाइबल अस, जो हमारे प्रति दे था, यानी कि उसकी लाइबिलिटी थी हमारे प्रति। इट मीन्स कि हमने उससे पैसे लेने थे, कितने, 10,000। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया दिवालिया, यानी कि उसकी पेइंग एबिलिटी नहीं रही, उसका बिजनेस ठप हो गया, अब वो हमारे को पैसा नहीं दे सकता। हमने उससे 10,000 रुपीज़ लेने थे और उसने हमारे को कितना रुपया दिया, 30 पैसा इन ए रुपी। 1 रुपये में से 30 पैसे दिए, तो 10,000 में से कितना पैसा दिया उसने, 3,000 रुपये दिया। और अगर 1 लाख रुपये होता तो 30,000 रुपये देता, ठीक है। बाकी पैसा हमारा डूब गया। तो इतना पैसा तो उसने हमारे को दे दिया, तो जो आ गया है वो हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। कैश आया है तो आप क्या एंट्री करेंगे, 30 पैसा आया है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आपको 3,000 मिल गया और बाकी पैसा आपका क्या हो गया, डूब गया, तो आप लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, आपका कितना पैसा डूब गया, 7,000 का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल का रूल लग गया और नॉमिनल का रूल भी लग गया कि नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और तीसरा आपका पर्सनल अकाउंट जो कि रवि है, ठीक है, उसका रूल भी लग गया। डेबिट द रिसीवर, डेबिट तो रिसीवर है ही नहीं, बिजनेस का रिसीवर नहीं है बल्कि बिजनेस का तो गिवर है रवि। तो हम क्या लिखेंगे, टू रवि, कितना, 10,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बैड डेट्स में डाल देंगे। आप यहाँ रवि भी लिख सकते हैं, और आपको बता दूं रवि हमारा एक डेटर था तो हम डेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रवि का नाम क्लियरली जब दिया हुआ है तो हम रवि ही लिखेंगे। कई बार क्वेश्चनों में ऐसा डेटर भी लिखा होगा तो हम डेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैश आपका रियल है, बैड डेट्स आपका नॉमिनल है और रवि आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। यहाँ ये वाली एक बात आपको समझ में आ गया, 1 रुपये में से 30 पैसा आया है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और आपके पास 30 पैसा आया है, तो यानी कि 30 रुपीज़ आए हैं आउट ऑफ 100। इट मीन्स कि आपको 30% पैसा मिल गया, ठीक है। 30 बैंड का मतलब हो गया 30% आपको अमाउंट मिल गया। क्लियर। तो ये था आपका बैड डेट्स का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे की एंट्री बताएंगे। 15 क्वेश्चन से पहले आपकी 6 एंट्री हैं उनके बारे में बताएंगे।